Hello students, now we are again ready with a new video. In the last video, we discussed about French Revolution 1830 and Greek War of Independence. अभी तक जो हम लोगों ने देखा कि nationalism which was being brought in Europe, that was brought through wars and territorial expansion. लेकिन नेशनलिज्म सिर्फ वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नहीं आया, बल्कि नेशनलिज्म एक दूसरे ढंग से भी आया. नेशनलिज्म वाज आल्सो ब्राउट थ्रू कल्चर, एंड द नेशनलिज्म which was brought through culture, that was called romantic nationalism. कल्चर में कौन कौन सी चीजें थी? कल्चर में आर्ट, पोइट्री, म्यूजिक, लैंग्वेजेस, डांस, इन सब सारी चीजों के थ्रू भी नेशनलिज्म लाया गया और इसको रोमांटिक नेशनलिज्म कहा गया. और जो इसके लीडर्स थे वो रोमांटिक नेशनलिस्ट कहे गए. रोमांटिक नेशनलिस्ट में और साइंस में बड़ा उस समय 36 का आंकड़ा था. जो रोमांटिक नेशनलिस्ट थे, दे डिडंट लाइक व्हाई साइंस एंड रीजन्स वेर ग्लोरिफाइड. ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन और साइंस से वो बिल्कुल खुश नहीं थे और वो कहते थे कि सिर्फ इसी से नेशनलिज्म नहीं आएगा. तो सवाल उठता है कि फिर नेशनलिज्म कैसे आएगा? उन्होंने 3 चीजें बतलाई कि नेशनलिज्म आएगा इमोशन से, इंट्यूशन से और मिस्टिकल फीलिंग से. वो बिल्कुल नेशन स्टेट के डेफिनेशन को फॉलो कर रहे थे. शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हिस्ट्री, इन सब चीजों को वो चाहते थे टू ब्रिंग नेशनलिज्म. सो रोमांटिक नेशनलिज्म आ गया यूरोप में. इसको फर्दर और डेवलप किया जर्मनी के जो फिलोसफर थे, योहान गॉटफ्राइड हर्डर, क्योंकि उन्होंने जोर दिया फोकलोर पे और उन्होंने कहा कि अगर आपको नेशन को देखना है, नेशन को ढूंढना है, डिस्कवर करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कॉमन पीपल. कॉमन पीपल को उन्होंने क्या कहा? दास वोक. और उन्होंने ये भी कहा कि ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन अगर आपको देखना है तो कहां मिलेगा? वो मिलेगा फोकलोर में, जिसको उन्होंने वोकजिस्ट कहा. ट्रू स्पिरिट ऑफ नेशन को वोकजिस्ट कहा. और उन्होंने कहा कि ये देखने को मिलेगा फोक सॉन्ग्स में, फोक डांसेस में. तो एक नया कंसेप्ट लेकर जर्मन फिलोसफर भी आए और रोमांटिक नेशनलिज्म को सफलता भी मिली सबसे पहले जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों में. ये जो फोकलोर का कंसेप्ट था, जो रोमांटिक नेशनलिज्म का कंसेप्ट था, ये यूरोप के लिए बड़ा जरूरी था उस समय. नेशनलिज्म तो स्प्रेड होता ही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी था कि यूरोप के इलिटरेट जनता को समझाना, जो शायद बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ सकती थी, लेकिन वो फोकलोर से नेशनलिज्म के ट्रू स्पिरिट को समझ सकती थी. यहां हमको एक एग्जांपल लेना पड़ेगा पोलैंड का, जो एक बड़ा छोटा सा देश था, एक अनफॉर्चुनेट कंट्री था. एक क्यों अनफॉर्चुनेट कह रहे हैं हम लोग? क्योंकि पोलैंड पे हमेशा बड़े बड़े देशों जैसे रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, जिसको आज हम लोग जर्मनी कहते हैं, उसकी हमेशा नजर रहती थी और वो जब चाहते थे पोलैंड पे कब्जा जमा लेते थे. तो
पोलैंड पे जब रशिया ने, प्रशिया ने, ऑस्ट्रिया ने कब्जा जमाया, तो पोलैंड में इतनी ताकत नहीं थी कि वो रशिया, ऑस्ट्रिया और प्रशिया से मुकाबला कर सके, वार लड़ सके। तो उसने किसका सहारा लिया? उसने फोक डांसेस का, फोक म्यूजिक का, कल्चर का सहारा लिया। और यहाँ पर हमको एक नाम लेना पड़ेगा पोलैंड में, कैरोल कोरस्पिंस्की का, जिन्होंने अपनी ओपेरा और म्यूजिक के थ्रू नेशनलिज्म का प्रचार किया पूरे पोलैंड में। उन्होंने फोक डांसेस जैसे पोलिनेज और माजूरका, इसको एक नेशनल सिंबल बना दिया। रशिया का बहुत बड़ा कंट्रोल था पोलैंड पे, और रशिया ने जब पोलैंड को कंट्रोल किया, तो रशिया ने सबसे पहले जो हमला किया वो पॉलिश लैंग्वेज पे किया। उसने एजुकेशन से, स्कूलों से पॉलिश लैंग्वेज को रिप्लेस कर दिया और वहां रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया। नाउ पॉलिश पीपल वेयर फोर्स्ड टू स्टडी और दे वर फोर्स्ड टू टेक एजुकेशन इन रशियन लैंग्वेज। अब आप बताइए, अचानक पोलैंड के लोगों को बोला गया कि अब रशियन लैंग्वेज में एजुकेशन लीजिए, हाउ इट वाज पॉसिबल? सो दे रिवोल्टेड। वहां के लोगों ने आर्म्ड रिवोल्ट भी किया, लेकिन वो सप्रेस हो गया। लेकिन वहां के लोगों ने भी सोच लिया कि वो किसी भी सूरत में रशियन लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रशियन गवर्नमेंट ने पोलैंड में ये भी कहा, वहां के प्रिस्ट को, वहां के क्रिश्चियन मॉन्क्स को कहा कि आप जो प्रीचिंग करेंगे वो रशियन लैंग्वेज में करेंगे। लेकिन वहां के प्रिस्ट ने इस चीज को मानने से इनकार कर दिया। इसका बड़ा उनपे दुष्परिणाम भी उनको भुगतना पड़ा, उनको जेल जाना पड़ा, उनको देश से निकाला गया। लेकिन हर चीज को उन लोगों ने बर्दाश्त किया, लैंग्वेज को रेजिस्ट करने का एक बेस बनाया, और लैंग्वेज के आधार पे ही पोलैंड में नेशनलिज्म आया। तो ये रोमांटिक नेशनलिज्म भी सक्सेसफुल हो रहा था यूरोप में बहुत जगह। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी, इतने रिवॉल्यूशंस होने के बाद भी, क्या कंडीशन था यूरोप का? इतना कुछ सब कुछ होते होते 1830 पहुंच गया था, और 1830 में भी कोई चेंज देखने को नहीं मिल रहा था यूरोप में। इतने रिवॉल्यूशंस हुए, लेकिन कंडीशन वहीं का वहीं। यूरोप का पॉपुलेशन बढ़ रहा था, पॉपुलेशन बढ़ रहा था तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, लोग गांव से शहर की ओर माइग्रेट कर रहे थे, स्लम एरियाज डेवलप हो रहे थे। जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स थे पूरे यूरोप में, वो इंग्लैंड से बड़ा परेशान थे, क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन पहले हुआ था, वहां की चीजों की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, वो चीपर थे रेट में। और जब वो यूरोप के दूसरे कंट्री के मार्केट में पहुंचते थे, तो लोग इंग्लैंड की बनी हुई चीजें खरीदते थे। इससे उस देश के जो स्मॉल शॉपकीपर्स थे उनको ही परेशानी थी। जहां जहां यूरोप में अरिस्टोक्रेसी का शासन था, वहां पर पीजेंट्स को परेशानी थी, फिर उनको हेवी टैक्स देना था, ऑब्लिगेशंस थे। उसके बाद उनकी परेशानी थी, अच्छी फसल नहीं हो रही थी, तो फूड अवेलेबल नहीं हो रहे थे, फूड के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ रहे थे। तो कंडीशन यूरोप का बिल्कुल अच्छा नहीं था। फ्रांस में भी यही कंडीशन, फ्रांस में भी शॉर्टेज ऑफ फूड, अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज, इनसे लोग बिल्कुल परेशान हो गए। और 1848 में पेरिस में लोग फिर सड़कों पे आ गए। दे केम ऑन द रोड, दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द सिस्टम। बैरिकेड्स जो होते हैं दे वर इरेक्टेड। और लुई फिलिप, याद होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का हेड बना था फ्रेंच रेवोल्यूशन 1830 में, उसको भागना पड़ा वहां से। और फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन 1848 हो गया, जो लास्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन था और जो बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आया फ्रांस में।
सबसे बड़ा चेंज क्या था? फ्रांस की नेशनल असेंबली ने यह डिक्लेयर किया कि फ्रांस अब एक रिपब्लिक होगा। ये बहुत बड़ा चेंज। जो एज ऑफ एडल्ट था उसको 21 इयर्स कर दिया गया। पहले 25 इयर्स था, इसको 21 इयर्स कर दिया गया। ऑल द मेल्स वेयर गिवन right to vote. Females were not given right to vote. उनको बाद में मिलेगा right to vote. Right to work was given. तो काम कैसे करेंगे? सबको अगर काम करना है तो many industries, many factories were opened by the government. और ये बड़ा चेंज आया फ्रांस में। इसके बाद वहां रियल डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो गई और फ्रांस एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो रिवॉल्यूशन था 1848 का अचानक ये हो गया, ऐसी बात नहीं थी। इसके पहले भी फ्रांस में सिलेशिया एक शहर है। 1845 में वहां के वीवर्स ने, जो कपड़ा बनाते थे कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, उन्होंने भी एक रिवोल्ट कर दिया था। इसका क्या कारण था? एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो कपड़ा तो बनवा लेते थे वीवर से, लेकिन उनको पूरा वेजेस नहीं देते थे, पूरा पेमेंट नहीं करते थे। इससे वीवर्स में बहुत नाराजगी थी। 1845 में 4 जून को दोपहर 2 बजे में क्राउड की शक्ल में वीवर्स कॉन्ट्रैक्टर के घर की ओर चल दिए कि वो उनसे अपील करेंगे, डिमांड करेंगे कि उनको पूरा वेजेस दिया जाए। लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे पहुंचे तो उनके साथ जो बिहेव हुआ, जो सलूक हुआ, वो अच्छा नहीं था। कॉन्ट्रैक्टर्स ने बड़ी बेइज्जती की उनकी। इससे सारे वीवर्स को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों पे अटैक कर दिया। उनके घर में जो भी फर्नीचर थे, खिड़कियां थी, सब तोड़ डाला। जो कपड़े बना के रखे थे स्टोर में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको घर छोड़ के भागना पड़ा। They wanted to take shelter in the nearby villages, but they were not given shelter by the villagers. वो भी उनसे नॉट थे कॉन्ट्रैक्टर्स। तो लास्ट में सोल्जर्स को बुलाना पड़ा। शाम को सोल्जर्स आए और तब जाके कॉन्ट्रैक्टर्स की जान बची, उनको अपने घर वापस लाया गया और फायरिंग भी हुई जिसमें 11 वीवर्स इसमें मार दिए गए। तो ये फ्रांस में बहुत बड़ा चेंज। इसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1848 हुआ और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1848 इतना इंपॉर्टेंट था जिसने पूरे यूरोप को प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया, बाद में पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस किया और इसको देख के सारे यूरोप में चेंजेस आए। तो ये पूरे फ्रांस की बात है, कैसे फ्रांस में नेशनलिज्म आया, इसको हम लोगों ने डिस्कस किया। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे कंट्रीज के बारे में। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।